बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर मुआज़ रसूल, योर फिजिक्स टीचर। आइए लेक्चर नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने इस चैप्टर का नाम पहले से लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, कि जिसको मुख्तसरन एसी भी कहा जाता है। ये ऐसा करंट होता है जो लगातार अपनी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। इसके बरक्स एक और करंट होता है कि जिसको हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो ना अपनी वैल्यू चेंज कर रहा होता है और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। दोनों करंट्स को मैंने यहां पे ग्राफिकली शो भी करवाया हुआ है। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से देखें, ये ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का ग्राफ है, जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि करंट लगातार अपनी वैल्यू और डायरेक्शन तब्दील कर रहा है, जबकि ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट का ग्राफ है कि जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि करंट ना अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और ना अपनी डायरेक्शन के चेंज कर रहा है। एक बात याद रखिएगा कि कुछ केसेस में आगे जाके हम देखेंगे कि डीसी अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। ऐसा डीसी जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा हो लेकिन डायरेक्शन चेंज ना कर रहा हो, वो डीसी ही कहलाएगा, लेकिन पल्सेटिंग डीसी कहलाएगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी कहलाएगा। आगे जाके अगले कुछ चैप्टर्स में हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन हमारा मौजू यहाँ पे डीसी नहीं है। हमारा चैप्टर यहाँ पे एसी को कंसर्न कर रहा है। तो अब मेरी सारी डिस्कशन ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी की तरफ होगी। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम या एंगल रख रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग आई यानी करंट रख रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ में वाई एक्सिस की जगह करंट यानी आई की बजाय वोल्टेज यानी वी आ जाए, तो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आई इक्वल्स आई नॉट साइन थीटा और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन वी इक्वल्स वी नॉट साइन थीटा। इसमें आई इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट पीक करंट है जिसको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं, और थीटा फेज या फेज एंगल भी कहलाता है। इसी तरह V इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, V नॉट पीक वोल्टेज है, और जैसा कि मैंने बताया कि थीटा फेज या फेज एंगल भी कहलाता है। यह थीटा बताता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की मौजूदा हालत क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0 होता है। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 1 होता है। तो आई किसके बराबर आ जाएगा? आई नॉट। वी किसके बराबर आ जाएगा? वी नॉट। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचे होंगे। यानी ये पॉइंट आई नॉट या वी नॉट को शो कर रहा है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसी तरह अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो साइन 180 0 होता है। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये 180 डिग्री पे आपको दोनों 0 दिखाई दे रहे हैं। बात को मुख्तसर करने के लिए 270 डिग्री पे दोनों अपनी दूसरी पीक हासिल कर लेते हैं, यानी माइनस आई नॉट माइनस वी नॉट, और 360 डिग्री पे साइकिल पूरा हो जाता है। थीटा को ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है और 2 पाई एफ टी भी लिखा जा सकता है, जबकि एफ ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है। और एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है कि हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ये वही एफ है। अभी मैंने आपके साथ ग्राफ में जो सारी चीजें डिस्कस की हैं उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था पीक वैल्यू का। सो इसको डिस्कस करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के लिए हम कुछ सर्टेन वैल्यूज डिफाइन करवाते हैं। मसलन सबसे पहली वैल्यू कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये किसी भी टाइम पे ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और ये किससे रिप्रेजेंट होती है? आई या V से। अगर I है तो ये कराएगा इंस्टेंटेनियस करंट, और अगर V है तो ये कराएगा इंस्टेंटेनियस
वोल्टेज जो थीटा यानी एंगल या टाइम के साथ लगातार तब्दील हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। पीक वैल्यू एक साइकिल में 2 दफा या हाफ साइकिल में 1 दफा ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। नाउ दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज अ पीक वैल्यू। यानी इस ग्राफ में ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है। पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक से लेकर दूसरी पीक तक की वैल्यू क्या कहलाती है? पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है। लेकिन अगर मैं ऐसे डिफाइन करके आगे चला जाऊं तो आप कह सकते हैं कि ये तो आपने सिर्फ ट्रांसलेशन कर दी। तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ यहां पे हम अस्यूम करते हैं। फर्स्ट करें, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है जिसमें ये पीक वैल्यू है 3 एंपियर और ये पीक वैल्यू है -3 एंपियर। तो 3 एंपियर से लेके -3 एंपियर तक का फासला पीक टू पीक वैल्यू कहलाएगा। निकालने का तरीकाकार क्या है? दोनों पीक वैल्यूज के मैग्नीट्यूड्स को सम कर दें। यानी 3 एंपियर का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 -3 एंपियर का मैग्नीट्यूड क्या है? 3। तो दोनों 3 को आपस में क्या कर दें? सम कर दें। तो पीक टू पीक वैल्यू का आंसर आ जाएगा 6 एंपियर। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि दोनों पीक वैल्यूज की वैल्यू का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना जरूरी नहीं होता। एक और एग्जांपल देखें, ये मेरे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है। ये पीक वैल्यू थी +2 वोल्ट, ये पीक वैल्यू थी -1 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं मैंने जानबूझ के एग्जांपल यहां पे रखी है ताकि आपको पता चले कि यहां पे पीक टू पीक वैल्यूज निकालने का क्या तरीका होगा। वही तरीका होगा, दोनों पीक वैल्यूज के मैग्नीट्यूड्स को सम कर दिया जाएगा। मसलन +2 वोल्ट का मैग्नीट्यूड क्या है? 2। -1 वोल्ट का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाएगा? सम कर दिया जाएगा। तो 2 + 1 यानी पीक टू पीक वैल्यू इस केस में क्या आएगी? 3 वोल्ट। तो इस केस में पीक टू पीक वैल्यू क्या आई? 6 एंपियर। और इस केस में पीक टू पीक वैल्यू क्या आई? 3 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू याद रखिएगा, एक पूरे ऑल्टरनेटिंग साइकिल में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। तो इन तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का सम 0 आएगा। तो अगर इन तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का सम 0 आएगा तो याद रखिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट को एवरेज की बजाय आरएमएस में डिफाइन करवाते हैं या इफेक्टिव वैल्यू में डिफाइन करवाते हैं, कि जिसको मैथमेटिकली IRMS इक्वल्स I0/√2 भी लिखा जा सकता है या 0.707 ऑफ पीक वैल्यू यानी I0 भी लिखा जा सकता है। और अगर मैंने यही वैल्यू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की लिखनी होगी तो यही फॉर्मूला होगा, बस I की जगह क्या आ जाएंगे? V's आ जाएंगे। यानी VRMS क्या होगा? 0.707 ऑफ V0। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। एन AC इज गिवन बाय I इक्वल्स 100 sin 100 pi t. It will achieve value of 50 एम्पियर आफ्टर। और मेरे हाथ से ऑप्शंस आपके सामने हैं तो इनको मैं यहां पे पढ़ के अपना टाइम जाया नहीं करूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, I इक्वल्स 100 sin 100 pi t। ठीक हो गया। मैं इसी को, ये जो इंफॉर्मेशन है मैं लिखने लगा हूं। I इक्वल्स 100 sin 100 pi t। अब उसका सवाल क्या है? उसका सवाल ये है कि वो टाइम बताएं, यानी आपने ये टाइम निकालना है कि जिस पे करंट यानी I 50 एम्पियर हो जाए। तो अब मैं क्या करने लगा हूं? ये सिंपली वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। मसलन ये 100 पीक वैल्यू वैसी की वैसी, ये साइन वैसे का वैसा, 100 पाई टी बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया। और इस I की जगह क्या आएगा? 50। ये 100 इधर आके 50 से जब क्या होगा? डिवाइड होगा तो इधर क्या बन जाएगा? 1/2। जब ये साइन इधर आके साइन इनवर्स 1/2 होगा तो आप सबको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है। और 30 डिग्री को हम रेडियंस में
π/6 भी लिख सकते हैं। ये पाई और पाई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। ये 100 इधर आके 6 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1/600। तो आपके इस एमसीक्यू में यानी टाइम का आंसर आएगा 1/600 यानी अल्फा। यानी 1/600 सेकंड के बाद करंट जीरो से क्या हो जाएगा 50 एंपियर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। 2 ACs are represented by I1 equals 100 sin 100 pi t and I2 equals 100 sin 200 pi t. Then the relation between the frequencies of these ACs is. अब मैं एमसीक्यू यहां पे लिख चुका हूं, तो अब आपकी आसानी के लिए इस पे कुछ कैलकुलेशन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट करें इस AC की फ्रीक्वेंसी है F1 और फर्स्ट करें इस AC की फ्रीक्वेंसी है F2। तो अब जरा ध्यान से यहां पे देखिएगा, बेसिक मदर इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल्स I0 साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है ओमेगा टी, राइट। और ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया 2 पाई एफ। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इक्वल्स I0 साइन 2 पाई एफ टी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को पहले इससे कंपेयर करूं तो देखें जरा, I किससे कंपेयर हो रहा है I1 से, I0 किससे कंपेयर हो रहा है 100 से, साइन किससे कंपेयर हो रहा है साइन से, और 2 पाई एफ टी किससे कंपेयर हो रहा है 100 पाई टी से। तो क्या लिखा जाएगा 2 पाई f1 t इक्वल्स 100 पाई टी। ये पाई और पाई आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, ये टी और टी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 उधर जाके जब 100 से डिवाइड होगा तो f1 क्या आएगा 50 हर्ट्ज। अब जब मैं यही एक्सरसाइज दूसरे वाले के साथ करूं यानी इस वाले के साथ करूं तो I किससे कंपेयर होगा I2 से, I0 किससे कंपेयर होगा 100 से, साइन किससे कंपेयर होगा साइन से, और 2 पाई एफ टी किससे कंपेयर होगा 200 पाई टी से। तो कंपैरिजन करें 2 पाई f2t इक्वल्स 200 पाई टी। अब पाई और पाई आपस में क्या हो गया कैंसिल, टी और टी आपस में क्या हो गया कैंसिल। 2 उधर जाके 200 को डिवाइड करके क्या कर देगा 100। तो f2 क्या आ गया 100। तो f1 क्या है 50, f2 क्या है 100। इसका मतलब f2 f1 से डबल है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा, यानी f2 इक्वल्स 2f1। बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और डिस्कस करते हैं एसी सर्किट्स, जिसके सिलसिले में सबसे पहला सर्किट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एसी थ्रू रेजिस्टर। अगर मैं इस पूरी बात को एक आसान से सेंटेंस में समराइज करूं तो काम बहुत आसान हो जाएगा कि रेजिस्टर एसी और डीसी दोनों के लिए बिल्कुल एक तरह से बिहेव करता है। बस फर्क कहां पे आता है कि एसी हमेशा अपनी आरएमएस में फ्लो करता है। क्या मतलब है, फर्स्ट करें कि ये मेरे पास एक रेजिस्टर है कि जिसकी रेजिस्टेंस क्या है आर, और इसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स, जो इसमें से क्या फ्लो करवा रहा है एक ऑल्टरनेटिंग करंट, या क्या फ्लो करवा रहा है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। आप देख सकते हैं कि मैंने करंट और वोल्टेज दोनों की इक्वेशन साइड पे लिख दी हुई है। करंट की इक्वेशन आपको क्या दिखाई दे रही है आई नॉट साइन थीटा, और वोल्टेज की इक्वेशन आपको क्या दिखाई दे रही है वी नॉट साइन थीटा। यानी दोनों करंट और वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहे हैं साइन के फेज पे। तो अब अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाऊंगा, जो कि बाय द वे मैंने यहां पे बनाया भी हुआ है, तो दोनों का ग्राफ इकट्ठे जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि साइन का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। ये रेड कलर का ग्राफ V को शो कर रहा है और ये दूसरा ग्राफ I को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में V और I में से कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लैग नहीं कर रहा, यानी दोनों इन फेज हैं। यही वजह है कि जब मैं यहां पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि V और I का फेज बिल्कुल सेम है।
और अगर V और I का फेस बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब V और I के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री होने का मतलब पावर फैक्टर कि जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉस थीटा से, वो क्या हो जाएगा? 1। तो अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू बन गया कि रेजिस्टर के लिए पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा क्या होता है? 1 होता है। एसी सर्किट्स में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स वी आई कॉस थीटा। ऑफकोर्स V और I RMS में है, तो P इक्वल्स वी आई कॉस थीटा। तो चूंकि कॉस थीटा क्या हो गया? 1 हो गया, तो फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या बन गया? VI। और आपको पता है कि VI से ये फॉर्मूला I²R भी बन सकता है और V²/R भी बन सकता है। एसी सर्किट्स के सिलसिले में जो दूसरा टॉपिक हम लोगों ने देखना है वो है एसी थ्रू कैपेसिटर। ना आपको याद होगा कि अगर कैपेसिटर के साथ हम सेल लगा देते हैं तो सेल कैपेसिटर की चार्जिंग करना शुरू कर देता है। अब सवाल पैदा होता है एसी क्या करेगा? तो उसके लिए जरा ध्यान से देखें कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है कि जिसके साथ एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स अटैच हुआ हुआ है। वोल्टेज की बेसिक इक्वेशन वही V इक्वल्स V नॉट साइन थीटा, वही बड़ा मशहूर सा फॉर्मूला Q इक्वल CV, और V की जगह क्या आ जाएगा? V नॉट साइन थीटा। लेकिन टेक्निकल बात अब शुरू होने लगी है। आई आपको पता है किसके बराबर होता है? डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, यानी I बेसिकली QT ग्राफ का स्लोप होगा। नो आप चूंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह बात समझना ज्यादा अच्छे तरीके से आसान हो जाएगी जब मैं डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का सहारा लूं। नो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की लिमिटिंग वैल्यू डेरिवेटिव बन जाती है, यानी करंट बेसिकली चार्ज का डेरिवेटिव होता है। और चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन पे। तो साइन का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? कॉस। तो करंट की इक्वेशन साइन की बजाय किस पे डिपेंड करती दिखाई दे रही है? कॉस पे। तो यहां से अगर मैं अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आऊं तो चूंकि वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन पे। तो वोल्टेज का ग्राफ कहां से शुरू होगा? 0 से। और करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस पे। तो करंट का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? मैक्सिमम से, यानी 1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर के केस में आई V से 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, यानी दोनों के दरमियान फेस कितना होता है? 90। और अगर दोनों के दरमियान फेस कितना है? 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर फैक्टर इज 0। अब यहां से आप देख सकते हैं एक और एमसीक्यू बन गया क्या? कि कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर 0 होने का क्या मतलब है? कि कैपेसिटर के लिए पावर भी 0 होती है, यानी अनलाइक रेजिस्टर कि जो कि करंट की पावर डिसिपेट करवाता था, कैपेसिटर करंट की पावर डिसिपेट नहीं करवाता। कैपेसिटिव सर्किट में एसी को फ्लो करते हुए एक ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है जो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। ये रुकावट कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कि जिसका फॉर्मूला होता है V ओवर I या 1 ओवर ओमेगा C या 1 ओवर 2 पाई FC। और आप देख रहे हैं दिलचस्प बात यह है कि इसके यूनिट्स वही हैं जो रेजिस्टेंस के होते हैं, यानी वोल्ट पर एम्पियर या ओम। एसी सर्किट्स के सिलसिले में जो अगला सर्किट हमने देखना वो है एसी थ्रू इंडक्टर। अब अगर आपको याद हो तो इंडक्टर या सोलेनॉइड में जब आप सेल लगाया करते थे तो वो कैसे बिहेव करना शुरू कर देता था? लाइक अ बार मैग्नेट। लेकिन यहां पे इंडक्टर के साथ क्या लगा हुआ है? डीसी सोर्स नहीं लगा हुआ, एसी सोर्स लगा हुआ है। तो आप जरा ध्यान से देखें तो करंट का फॉर्मूला वही I इक्वल्स I नॉट साइन थीटा, लेकिन फैराडेस लॉ के मुताबिक वोल्टेज डेल्टा I ओवर डेल्टा T पे डिपेंड कर रहा है, यानी वोल्टेज I T के ग्राफ के स्लोप से आएगा या करंट का डेरिवेटिव निकालने से आएगा। नो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन पे। तो करंट का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस। तो अब यहां पे कैपेसिटर के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा उल्टा रिजल्ट हो गया कि I किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन पे। और V किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस पे। तो अब यहां पे मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि I का ग्राफ साइन पे डिपेंडेंस की वजह से 0 से स्टार्ट होगा और V का ग्राफ कॉस पे डिपेंडेंस की वजह से
1 यानी मैक्सिमम या पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो अब यहां पे वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा, यानी कैपेसिटर से उल्टा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन कैपेसिटर की तरह यहां पे भी एंगल कितना बनेगा, V और I के दरमियान 90, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो पावर भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी ये जो 3 सर्किट्स हमने पढ़े हैं इनमें सिर्फ रेजिस्टर है जो एसी की पावर डिसिपेट करवा सकती है, ना कैपेसिटर करवा सकता है ना इंडक्टर करवा सकता है। इंडक्टिव सर्किट में फ्लो करने वाले एसी को एक ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। दिस ऑपोजिशन इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला VRMS ओवर IRMS ओमेगा एल या 2 पाई FL, और इसके भी यूनिट बिल्कुल उसी तरह रेजिस्टेंस वाले यूनिट होते हैं, यानी वोल्ट पर एम्पियर या ओम। अब आपने देखा है कि यहां तक हमने एसी के आगे सिंगल सिंगल कंपोनेंट लगा के पढ़े हैं, एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर। अब जरा कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं जी। तो इस हिस्से में जो हमने पहला सर्किट देखना है वो है RC सीरीज सर्किट। इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं और किसके साथ अटैच हैं, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच हैं। तो वेक्टर डायग्राम थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कैसे, जरा ध्यान से देखें। मैंने करंट को क्या असाइन कर दिया, एक्स एक्सिस, तो करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। आपको पता है अभी हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टिव वोल्टेज करंट के फेज में होता है, तो VR भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन कैपेसिटिव वोल्टेज यानी VC करंट से 90 डिग्री पे लैग कर रहा होता है। तो ये VR और VC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो पाइथागोरस सम से आएगा, और ये उनका रिजल्टेंट है V, जो I से थीटा एंगल पे आपको लैग करता दिखाई दे रहा है। RC सीरीज सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज दोनों वोल्टेजेस का पाइथागोरियन सम होता है। ओवरऑल रुकावट कि जिसको हम इंपिडेंस भी कहते हैं, कि जिसका करंट को सामना करना पड़ता है, वो दोनों रुकावटों यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस का पाइथागोरियन सम होता है। एंड फाइनली ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि VI से थीटा एंगल पे क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, जबकि थीटा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स XC ओवर R, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये XC 1 ओवर ओमेगा C भी लिखा जा सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है RL सीरीज सर्किट का, कि जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं और AC सोर्स के साथ अटैच हुए हैं ना। अब यहां पे आपको पता है कि फिर उसी तरह करंट को एक्स एक्सिस असाइन कर दिया, रेजिस्टिव वोल्टेज करंट की डायरेक्शन में होगा, इन फेज होगा, लेकिन इंडक्टिव वोल्टेज यानी VL करंट से 90 डिग्री पे लीड कर रहा होता है। इसका मतलब VL और VR एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये इनका रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया जो पाइथागोरस सम से आएगा। ये इस पूरे सर्किट की रिजल्टेंट ऑपोजिशन यानी इंपिडेंस आ गई, जो दोनों यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंसेस का पाइथागोरस सम में। एंड फाइनली फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि अब RL सर्किट में अनलाइक RC सर्किट में, कि जहां पे VI से लैग कर रहा होता था, RL सर्किट में VI से थीटा एंगल पे लीड कर रहा होगा, जबकि थीटा किसके बराबर होगा, tan इनवर्स XL ओवर R, जबकि आप इस XL को ओमेगा L भी लिख सकते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड को दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी तरतीब से काम कर रहे हैं, जैसा कि आपकी बुक के इस चैप्टर में भी उसने किया हुआ है। यानी AC सोर्स के आगे पहले सिंगल कंपोनेंट्स पढ़े, फिर AC सोर्स के आगे दो दो कंपोनेंट्स लगा के पढ़े, और अब हमने उसी एक AC सोर्स के आगे तीन तीन कंपोनेंट्स लगा के पढ़ने। और इस सिलसिले में जो हमने सर्किट पढ़ना है वो कहलाता है RLC सीरीज सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट, जिसको सिर्फ एक्सेप्टर भी कहा जा सकता है। आप इसकी डायग्राम में देख सकते हो कि AC सोर्स के आगे
तीन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। नाउ जब इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंतहाई ज्यादा हो जाएगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंतहाई कम हो जाएगी और यह सर्किट आरसी सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। लेकिन अगर इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस इंतहाई ज्यादा हो जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंतहाई कम हो जाएगी और अब यही सर्किट कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, लाइक आर एल सीरीज सर्किट। और एक दरमियानी फ्रीक्वेंसी जिसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस पर दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी, जिसमें एल इंडक्टर की इंडक्टेंस है और सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। ये इस सर्किट की एक्चुअल डायग्राम है और ये इस सर्किट की इंपेडेंस डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आ जाती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ऑपोजिट तो ये पहले से ही हैं, साथ साथ एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। नतीजा, अगर ये एक्ससी और एक्सएल एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा, आर। इसका मतलब तीन रुकावटों में से दो रुकावटें तो चली गई, तो ओवरऑल इंपीडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा किसको पहुंचेगा, करंट को पहुंचेगा। और यही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज में भी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और मुख्तसरन मैंने यहां पर भी आपको लिख के दिखा दिया हुआ है। मसलन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस रिड्यूस होकर सिर्फ क्या रह जाती है, रेजिस्टिव, फेज 0 हो जाता है और पावर फैक्टर 1 हो जाता है। इंपीडेंस के मिनिमम होने का फायदा किसको पहुंचता है, करंट को, जो मैक्सिमम हो जाता है। और ये चीज आपको फ्रीक्वेंसी और करंट के ग्राफ में भी दिखाई दे रही है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ है। ये शेप, ग्राफ की ये शेप हम्प शेप कहलाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर चूंकि एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, सर्किट में करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से फ्लो कर रहा होता है, रुकावट इंतहाई कम हो जाती है, लिहाजा कैपेसिटर और इंडक्टर जो कि दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, इन दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस का वोल्टेज सोर्स के भी वोल्टेज से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। रिमेंबर, ये सीरीज में लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, लिहाजा करंट सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका वोल्टेज सोर्स के भी वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका बकायदा फॉर्मूला जो आप लोगों की बुक में नहीं लिखा हुआ। मसलन यहां पे अगर मैं इस सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखूं तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। और अगर मैं इसी सर्किट में इंपीडेंस लिखूं तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि अगर VL मेरे पास 100 हो और VC भी मेरे पास 100 हो और VR मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 हो, तो यहां पे क्या आएगा 100, यहां पे क्या आएगा 100, ये 0 हो गया, यहां पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2। तो अब आप देख रहे हैं इंडक्टर वोल्टेज कितना है 100,
कैपेसिटर वोल्टेज कितना है 100 और सोर्स का या रिजल्टेंट का वोल्टेज कितना है सिर्फ 2। ये लास्ट प्रॉपर्टी बड़े अच्छे तरीके से इस फॉर्मूला से एक्सप्लेन हो जाती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेजेस अपने सोर्स के वोल्टेज से भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। एसी सर्किट्स के सिलसिले में जो लास्ट सर्किट हम लोगों ने देखना वो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, या जिसको हम रिजेक्टर या रिजेक्टर सर्किट का भी नाम देते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, और ये जो रेजिस्टेंस है ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस है जो कि इंतहाई कम होती है, लेकिन हमने इसको शो लाजमन करना ताकि हमें पता चले कि इंडक्टर भी आफ्टर ऑल करंट को एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही है जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, लेकिन इसके बाद तकरीबन सारे ही रिजल्ट सीरीज रेजोनेंस सर्किट से रिवर्स हो जाएंगे। क्या मतलब, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस पे इंपेडेंस मिनिमम होती थी, यहां पे इस सर्किट में रेजोनेंस पे इंपेडेंस मैक्सिमम है। पावर फैक्टर अभी भी क्या है 1 है, चूंकि थीटा अभी भी क्या है 0 है। बस फिर वही बात कि यहीं तक सिमिलरिटी है, बाकी आगे आपको डिफरेंसेस ही दिखाई दे रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस मैक्सिमम होगी और करंट अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, और ये ग्राफ की शेप बनेगी, और ये शेप कहलाती है वेल शेप। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ब्रांचेस के करंट यानी IL और IC एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं आइडियल सर्कमस्टेंसेस में। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सोर्स का करंट आइडियली क्या होगा, 0 होगा, बट प्रैक्टिकली इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाता है, लिहाजा प्रैक्टिकली सोर्स का करंट ऑलमोस्ट 0 होगा। इसका मतलब सोर्स का करंट एक थोड़ा सा लाजमन फ्लो करेगा। नेक्स्ट जो बात हमने देखनी है वो है 3 फेज एसी सप्लाई। एक आम एसी जनरेटर में या एक आम एसी सप्लाई में एक कोर के गिर्द एक कॉइल लिपटी होती है जिसके साथ 2 स्लिप रिंग्स होते हैं, लेकिन 3 फेज एसी सप्लाई में एक कोर के गिर्द 3 कॉइल्स लिपटी होती हैं जिनके साथ 6 स्लिप रिंग्स होते हैं। तीनों कॉइल्स में आपस में एंगल 120 डिग्री का बन रहा होता है। छह स्लिप रिंग्स का मतलब यह है कि टर्मिनल्स 6 होने चाहिए, लेकिन टर्मिनल्स 4 होते हैं, A B C D, चूंकि एक टर्मिनल D कॉमन होके ग्राउंड हो गया होता है। जब आप इस कोर को कि जिसके गिर्द तीनों कॉइल्स लिपटी हुई हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो एक नहीं बल्कि 3 वोल्टेजेस पैदा होते हैं, और तीनों वोल्टेजेस में भी आपस में 120 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। कोई सी एक कॉइल ग्राउंड के हिसाब से 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक पैदा कर रही होती है, लेकिन आपस में 120 डिग्री का फेस डिफरेंस होने की वजह से कोई सी एक कॉइल दूसरी कॉइल के हिसाब से 400 वोल्ट तक का वोल्टेज पैदा कर रही होती है, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा भी हुआ है। और ये इस 3 फेज एसी सप्लाई के बड़े एडवांटेजेस में से एक है, यानी जो लोड पहले जनरेटर की एक कॉइल को बर्दाश्त करना पड़ रहा था वो लोड जनरेटर की 3 कॉइल्स में यानी 3 फेज एसी सप्लाई की 3 कॉइल्स में यूनिफॉर्मली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो लोड ज्यादा उठाने की सलाहियत में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि कोई सी एक कॉइल दूसरी कॉइल के हिसाब से 400 वोल्ट तक का वोल्टेज पैदा कर सकती है, यानी ये आम एसी जनरेटर की तरह 220 या 230 वोल्ट पैदा करने के बजाय 400 वोल्ट तक का वोल्टेज पैदा कर सकता है, जो किसी भी हैवी मशीनरी को चलाने के लिए बाज़ दफा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। नाउ ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रिजेक्टर सर्किट की, यानी एलसी पैरेलल सर्किट की। आपको यहां पे 2 ऑसिलेटर्स या 2 एलसी पैरेलल सर्किट्स दिखाई दे रहे हैं। रिमेंबर, एलसी पैरेलल सर्किट को रिजेक्टर भी कहा जाता है और ऑसिलेटर भी कहा जाता है। ये ऑसिलेटर बी है, ये ऑसिलेटर ए है।
ऑसिलेटर बी को सर्च पार्ट भी कहा जाता है और इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी एफ ओ बी, जो कि बाय द वे किसके बराबर होगी? फॉर्मूला वही है 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल बी सी बी या एल ओ बी सी ओ बी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। और दूसरा पार्ट है ऑसिलेटर ए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ ओ ए, जो बिल्कुल इसी तरह किसके बराबर होगी? 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल ए सी ए। जब सर्च पोर्शन के करीब, सर्च पोर्शन के इंडक्टर के करीब कोई किसी किस्म का मेटल नहीं होता, यानी इन एब्सेंस ऑफ नियर बाय मेटल, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एफ ओ बी यानी ऑसिलेटर बी की फ्रीक्वेंसी और एफ ओ ए यानी ऑसिलेटर ए की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगी तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बीट कब पैदा होती है? कि जब दो मिलने वाली वेव्स की डायरेक्शन सेम हो और फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा फर्क हो। लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या हो गया? जीरो। कोई बीट पैदा नहीं होगी, स्पीकर खामोश ही रहेगा, कोई साउंड पैदा नहीं करेगा। लेकिन जो ही सर्च पार्ट के इंडक्टर के करीब कोई मेटालिक सब्सटेंस आ जाती है तो सर्च पोर्शन के इंडक्टर यानी एल बी में कमी आ जाती है। जब एल बी में क्या आएगी? कमी आएगी, तो एफ ओ बी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। यानी जो ही सर्च पोर्शन यानी ऑसिलेटर बी के इंडक्टर के करीब कोई मेटल आती है तो एफ ओ बी एफ ओ ए से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब इन दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा क्या पैदा हो गया? डिफरेंस पैदा हो गया। इसका मतलब ये बीट एम्पलीफायर एक्टिव होकर स्पीकर को सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, जिससे स्पीकर एक्टिवेट होके अलार्म ब्लो करवाना शुरू कर देगा, आवाज निकालना शुरू कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि हो ना हो तो सर्च पोर्शन के करीब कोई मेटालिक सब्सटेंस आ गई है। सेकेंड लास्ट काम जो हम लोगों ने करना वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था कि मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को पैदा कर सकती हैं, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकती है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर सकती है। तो अगर आपके पास किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों फील्ड्स लग गई, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होगी और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई होगी, तो उस कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देंगे? ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। और ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स में क्या पैदा हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और जब भी चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन पैदा होता है तो अपने में से क्या निकालना शुरू कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जिनको जनरेट करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना की जरूरत होगी। यानी जब आप मोबाइल में बात कर रहे होते हैं तो मोबाइल में मौजूद माइक्रोफोन आपकी आवाज किस में चेंज कर रहा होता है? करंट में। और आपके मोबाइल में एक लगा हुआ ट्रांसमिटिंग एंटीना उस करंट को किस में चेंज कर रहा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज कर रहा होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। रिसेप्शन सर्किट पे कि जहां पे आपने इन वेव्स को रिसीव करना होता है, एक रिसेप्शन एंटीना लगा होता है कि जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दोबारा किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल रेडियो सेट, रेडियो सेट में आपने देखा होगा कि एक एंटीना लगा होता है। जब आप रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं और उसकी ट्यूनिंग नॉब को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली रिसेप्शन सर्किट में लगे हुए वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, जिससे रिसेप्शन सर्किट में लगे हुए ऑसिलेटर सर्किट यानी एलसी पैरेलल सर्किट की फ्रीक्वेंसी यानी 1/2 पाई एलसी चेंज होती है। कॉमन सेंस है, जब आप किसी रेडियो को क्या कर रहे होंगे? ट्यून कर रहे होंगे, तो आप बेसिकली रिसेप्शन सर्किट में लगा हुआ कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं और जब कैपेसिटर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। और जब रिसेप्शन सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होते 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 आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वो चैनल हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है।
इस चैप्टर का और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस में एक लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कैरियर वेव के साथ सुपर इंपोज करके एक नई वेव बनाई जाती है। यह नई वेव कहलाती है मॉड्यूलेटेड वेव। ये दो, जैसा कि मैंने बताया, ये दो वेव्स के मिलने से आपस में बनती है, यानी लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल जिसमें सारी क्या छुपी हुई है, इंफॉर्मेशन, और दूसरी वेव कौन सी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कैरियर वेव, कि जिसने उस इंफॉर्मेशन को लेके दूर दराज इलाकों तक जाना होता है। मॉड्यूलेशन के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कहलाता है AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि जिसमें आवाज का उतार या चढ़ाव यानी आवाज की वेरिएशन ऊपर नीचे होना मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड से डिसाइड होता है। वो तमाम रेडियो चैनल्स जो AM पे काम कर रहे होते हैं या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे काम कर रहे होते हैं, उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 540 से 1600 किलोहर्ट्ज। जबकि मॉड्यूलेशन की दूसरी टाइप कहलाती है FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कि जिसमें आवाज का उतार चढ़ाव या सिग्नल की वेरिएशन मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करके की जाती है। रिमेंबर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के दौरान एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। वो तमाम चैनल्स जो FM पे काम कर रहे होंगे उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। अगर AM और FM का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो AM की रेंज FM से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन FM की क्वालिटी AM से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। यानी AM चैनल्स दूर दराज इलाकों तक सुना जा सकता है, FM चैनल नहीं। और अगर सिग्नल क्वालिटी या चैनल क्लियर सुनने का जहां तक ताल्लुक है तो FM चैनल की क्लैरिटी AM चैनल से कहीं ज्यादा होती है। और ये दो रिजल्ट्स जाहिर सी बात है MCQ के लिए भी अहम होंगे, और जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया ये भी MCQ के लिए अहम होगा कि ज्यादा दूर कौन जा सकती है, AM, और ज्यादा अच्छा क्वालिटी सिग्नल किसका होता है, FM का होता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।